ओके जी। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कोड की, थोड़ा सा कोड लिखेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट लेक्चर से काम कर रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है प्रोजेक्ट का। ठीक है, उसके लिए हमने ज़ेंगो फ्रेमवर्क यूज़ किया था और हमने देखा कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या लिखी थी, सारी कमांड्स लिखी थी और हमारा प्रोजेक्ट बनता गया। ठीक है, अब हम वही काम आज दोबारा करेंगे। ठीक है, कंप्लीट दोबारा वही काम करेंगे, लेकिन अब हम लोग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। लुक, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करें, वहां पे कमांड चलाएं, फिर हम लोग बार बार डी ड्राइव में जाके देखें कि हमारी फाइल्स आ गई है कि नहीं आ गई, फिर एक अलग सॉफ्टवेयर में हम अपना क्या लिखें, कोड लिखें। ठीक है, सो हम चाहते हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी सारी चीजें क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, राइट। सो उस केस में आप लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करोगे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। क्या नाम है? विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है इस केस में। ठीक है, सो इफ यू राइट अ विजुअल स्टूडियो कोड तो इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर एक मिलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसकी इंस्टॉलेशन की, बट बहुत सिंपल है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और इंस्टॉल करना है आपने। ठीक है, उसके बाद जब आप उसे रन करेंगे, सामने देखिएगा पर ध्यान से, जब आप उसे रन करेंगे तो हमेशा रन आपने जब करना है उसको, तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था क्या करना है। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आप कर रहे हो, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। ठीक है, राइट। सो सॉफ्टवेयर आप रन करोगे। ठीक है, जब आप पहली बार रन करोगे तो आपको इस तरह का नहीं दिखेगा, आपको सिंपल आएगा। मेरे केस में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसलिए वो प्रोजेक्ट ओपन आया है। ठीक है, राइट। तो इसको बंद करने के लिए हम लोग को जाना है फाइल पे, और फाइल पे जाके हमें क्लिक करना है क्लोज फोल्डर। कहां पे? क्लोज फोल्डर। आ रही बात समझ में? तो जैसे हम क्लोज फोल्डर करेंगे प्रोजेक्ट का, तो मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन अब ओपन हो जानी चाहिए। क्लियर है? अब आप पहली बार खोलोगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन मिलेगा। डन। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने एक जगह अपना कोई फोल्डर बना लेना है। जैसे मैं डी ड्राइव में लास्ट टाइम मैंने ज़ेंगो प्रोजेक्ट्स बनाया था। ठीक है, मैं फिर से एक बना लेता हूं, मैं एक अलग प्रोजेक्ट फोल्डर बना रहा हूं। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जाके एक किस नाम से फोल्डर बना लिया, प्रोजेक्ट्स, लेट्स सपोज। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद सारा काम विजुअल स्टूडियो कोड में ही होना है। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड में गए, अब फाइल पे गए, फाइल पे जाके हमने कहां जाना है, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे आपने क्लिक करना है एंड ओपन फोल्डर में आपने अपना वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड देन सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे एक नया वर्क स्पेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यस आई ट्रस्ट क्लिक कर देना। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे अब ये आपका फोल्डर यहाँ पे हो गया। आपको अब बार बार हार्ड डिस्क पे जाके जाने की जरूरत नहीं है कि मेरी कितनी फाइल्स बन गई, कितनी नहीं बनी। सब कुछ जो भी आपके प्रोजेक्ट में होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी विजिबल हो जाएंगी। आ रही है बात समझ? ठीक है, राइट। सो ये हो गया पहला पार्ट, एक फोल्डर बनाया और उसको एक ही बार आपने यहाँ पे ऐड करना है। दूसरा इस कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, सो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है टर्मिनल, आ रहा है। टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, तो नीचे ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो यहीं पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप यहां पे देखेंगे ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, पीएस लिखा हुआ है। पीएस इज पावर शेल। ठीक है जी, आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे आओ, देखो यहाँ पे पावर शेल, बड़े ध्यान से देखना है, स्टेप में आप प्रॉब्लम करोगे। यहाँ पे पावर शेल के साथ आप देखोगे ड्रॉप डाउन आ रहा है, आ रहा है। इसको क्लिक करना है और आपने इसमें से क्या सिलेक्ट कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट। क्या सिलेक्ट कर लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। देखो अपने आप वो किस फोल्डर में है, ई ड्राइव प्रोजेक्ट्स के अंदर। क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया? ठीक है, सो हमारा हार्ड डिस्क का व्यू भी हमें मिल गया एक ही सॉफ्टवेयर में, फाइल्स का भी, हमारी कमांड प्रॉम्प्ट भी वहीं पे ओपन हो गई। ठीक है, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जो भी अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले बनाना है तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लीजिए। ठीक है, राइट। जैसे मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है तो क्या कमांड थी, याद करो, mk वर्चुअल इन्वायरमेंट, और जो भी आप उसे नाम देना चाहते हो। ठीक है जी, राइट। सो मैं दे रहा हूं इसको टेस्टिंग, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, एंड वो मेरा क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट।
और साथ ही ये कमांड उसको क्या कर देगी, अगर इंटरएक्टिव भी कर देगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। सो एनवायरनमेंट भी बना देगी और एनवायरनमेंट को एक्टिव भी कर देगी। सो नीड टू सी इंटरनेट चल रहा है, सो लेट्स वेट। ठीक है, हो गया। यही किया था हमने लास्ट टाइम भी, बट हम अब एक ही जगह पे कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया, एक्टिवेट हो गया। पहला स्टेप क्या करना है, Django इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है, Django इंस्टॉल करना है। सो हम यहां पे जाके लिख रहे हैं पिप इंस्टॉल Django। यहां तक स्टेप्स याद हो गए अब सबको? ठीक है, गुड। उसको भी आज लगता है ठंड लगी हुई है। हाँ जी, ओके, ठीक है, क्लियर है। Django इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या बनाना है, प्रोजेक्ट। क्या बनाएंगे अब हम, कि हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड है, Django admin start project, प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, जैसे हमने कहा था, हमने अपने प्रोजेक्ट को क्या नाम दे दिया, लेट्स सपोज फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बना दिया। ठीक है, और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कहा था हमारी फाइल्स आ जाएंगी। तो अब हमें जाके हार्ड डिस्क में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे आपकी फाइल भी यहाँ पे आ गई मैनेज वाली, और बाकी सारी फाइल्स भी, जिनका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। ठीक है, सो पहले तो ये हमारा सारा काम हमने इसी के थ्रू कर लेना है। ठीक है, राइट। अब अगर हमें प्रोजेक्ट चला के देखना है कि डेमो के थ्रू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे, cd क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड देन हम क्या लिखेंगे, py manage.py run server। ठीक है, सो ये वाला टास्क जो था, ये हमने लास्ट लेक्चर तक कर लिया था। ठीक है, ठीक है, बस क्लियर हो गया। तो जो हमने लास्ट टाइम वो बिखर के किया था, कुछ स्टेप कहीं पे कुछ स्टेप कहीं पे, अब वो हमने कहां पे कर लिए, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कर लिए। ठीक है, तो अब अपना सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली विजुअल स्टूडियो कोड में मैनेज कर पाओगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, एंड हमारा टॉपिक क्या है, अब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और हमें समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, बट एक्चुअल में यह है कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें क्या बनेंगी, फाइल्स बनेंगी, पाइथन की फाइल्स बनेंगी, HTML की फाइल्स बनेंगी, CSS फाइल्स बनेंगी, हमारी इमेजेस होंगी। तो इन्हीं को मिला के क्या बनेगा, हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, राइट। सो जब हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ फाइल होता है, क्योंकि फाइल्स कई बार बहुत ज्यादा होती है, तो हम उन्हें मैनेज करने के लिए फाइल्स के अंदर क्या बना लेते हैं, फोल्डर्स। ठीक है, जैसे एक फोल्डर बना दिया इमेज नाम का, उसमें सारी इमेजेस कॉपी कर दी। ठीक है, राइट। अब Django क्या आता है, Django में कैसे प्रोजेक्ट मैनेज करता है, Django कहता है कि अगर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एप्स बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? सो फ्रॉम Django पर्सपेक्टिव अगर हम लोग जाएंगे तो Django कहता है कि प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एप्स। नाउ एप्स क्या है? ऐप वो है कि जो Django कहता है कि आपने एक फंक्शनैलिटी के लिए एक ऐप बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, अब ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर लेट्स सपोज मैंने बनाया एक कस्टमर मॉड्यूल। पहले क्या बनाया, जिसमें कस्टमर रजिस्टर हो सकता है, लॉगिन कर सकता है, ठीक है, राइट, अपने ऑर्डर्स देख सकता है, वो सारी चीजें। तो उसके लिए मैंने एक अलग ऐप बनाऊंगा कस्टमर, उसके अंदर सिर्फ किसका कोड होगा, कस्टमर को हैंडल करने का। ठीक है, फिर लेट्स सपोज मैंने एक ऐप बनाई है ऑर्डर्स की, किसकी, तो उस ऐप के अंदर सिर्फ किसका कोड होगा, ऑर्डर्स को मैनेज करने का। आ रही है बात समझ में?
एक ऐप मैंने बनाई है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, उन सब के लिए, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग काम है, तो उसके लिए मैंने एक अलग ऐप बना दी। अरे ये बात समझ में, क्योंकि ये लॉजिक क्या है, अलग काम है। क्लियर? सो ज़ेंगो कहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल किस में डिवाइड करो, एप्स में डिवाइड करो। ठीक है, राइट? सो आप अपना प्रोजेक्ट इजीली क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक ऐप बनाई, उसमें सिर्फ मैंने फीचर दिया है रजिस्टर करने का। ठीक है, उसमें मैंने फीचर दिया है लॉगिन करने का, उसमें मैंने फीचर दिया है पासवर्ड रीसेट करने का। ठीक है, उसमें मैंने फीचर दिया लॉग आउट करने का, प्रोफाइल अपडेट करने का। तो ये 4-5 फीचर मैंने एक ऐप में दे दी है। ठीक है, अब उसको एक अलग ऐप बनाने का क्या फायदा होगा? उसको एक अलग ऐप बनाने के एक तो 2 फायदे हुए। पहला तो आपका कोड मैनेज हो रहा है अलग अलग जगह पे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सीधा उसी ऐप में जाओगे। दूसरा, अगर यही फंक्शनैलिटी कल को जाके मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए तो मुझे दोबारा कोड नहीं लिखना। ज़ेंगो कहता है आप सीधा यही ऐप कॉपी करके अपने दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हो। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ज़ेंगो कहता है कि अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोजेक्ट को किसमें डिवाइड करो, एप्स के अंदर डिवाइड करो। आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला कौन सा? मैनेजमेंट, कि आप अपने वेबसाइट को, अपने पूरे प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, राइट? एंड दूसरा क्या है? रीयूजेबिलिटी। क्या है? एक बार एक ऐप बन गई, आपको लगता है कि दोबारा मुझे वही फंक्शनैलिटी दूसरी जगह चाहिए, जैसे पेमेंट गेटवे। अब आपने 3 तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, लेकिन पेमेंट तो सेम ही होगी ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो एक बार अगर मैंने कोड लिख दिया है एक ऐप में, तो मैं उसे एज इट इज ऐप का फोल्डर कॉपी करके कहीं और ले जाऊंगा। आ रही है बात समझ में? अगर मैं अपनी एक ही जगह पे सब कुछ मिक्स कर दूंगा तो फिर उसको डीकपल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यू गेट इट? वो तो सब जगह एक ही जगह मिक्स है सारा कोड। ठीक है, आप निकालोगे कैसे? एक ही फाइल से कैसे कोड निकालोगे पेमेंट वाला? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेनिफिट है क्या बनाने का, एप्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी है, तब भी आपको मिनिमम एक ऐप बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर मुझे अपना प्रोजेक्ट चलाना है तो कम से कम कितनी ऐप्स बनानी पड़ेंगी? एक से ज्यादा बनानी है, वो तुम्हारी मर्जी है कि कितना डिवाइड करना है। बट ज़ेंगो कहता है कि आपका कोड तभी चलेगा अगर आप मिनिमम कितनी ऐप्स बनाओगे, तो एक ऐप तो हमें बनानी ही पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो सो ऐप क्रिएट करते हैं। सो ऐप कैसे क्रिएट करनी है? कोई भी ऐप आपने क्रिएट करनी है तो हम पहले अपने फोल्डर में जाएंगे एंड देन यहां पे जाके एक्टिवेट कर लिया हमने। ये हमारी कमांड है, देखो ध्यान से, ऐप बनाने की। सो क्या लिखा हमने? py manage.py। ठीक है जी, स्टार्ट ऐप और एक ऐप को नाम देना है। ठीक है, सो चलते हैं, यहां पे बंद कर रहा हूं Ctrl+C करके एनवायरनमेंट, और मैं यहां पे जाके लिख रहा हूं py manage.py। क्या लिख रहा हूं? स्टार्ट ऐप, और अपनी ऐप को एक नाम दे रहे हैं। क्लियर? एंटर प्रेस किया। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बन गया फोल्डर ऐप का, बन गया फोल्डर। ठीक है जी, अब इस ऐप का अलग फोल्डर बन गया, वो कहते हैं इसके अंदर आप अपना काम करो सारा। ठीक है, अब आप देखोगे ध्यान से कि इस ऐप के अंदर भी कुछ फाइल्स अपने आप बन गई हैं, और यही है हमारा MVT मॉडल, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ज़ेंगो किस मॉडल पे काम करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हर ऐप के अंदर आपको वो दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसमें हमें अलग अलग तरह की फाइल्स मिली हैं। देखो, एक फाइल कौन सी मिली है मुझे? models.py, खाली अभी बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इस फाइल में हम क्या बनाएंगे? इस फाइल के अंदर हम लोग अपने डेटाबेसेस बनाएंगे। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या कहा था कि जब वेबसाइट का डेटा स्टोर होगा तो टेबल्स में स्टोर होगा, तो हमें डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर क्या बनाने हैं? टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, राइट? तो वो जो टेबल्स बनाने वाला कोड है वो हम किस फाइल के अंदर लिखते हैं? models.py। तो ये फाइल हमारी यूज होनी है। ठीक है, सो लेट्स सपोज इसमें हम क्लासेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक टेबल बनाना है प्रोडक्ट नाम का डेटाबेस में, तो मैं एक क्लास किस नाम से बनाऊंगा? प्रोडक्ट नाम से। आ रही है बात समझ में? उस प्रोडक्ट नाम के टेबल में मुझे कॉलम बनाना है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, 4 कॉलम। तो मैं उस क्लास के अंदर 4 वेरिएबल्स बनाऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो मॉडल्स के थ्रू हमारा डेटाबेस क्या होगा? मैनेज होगा। क्लियर होगी बात? तो जो भी डेटाबेस का कोड लिखना है वो किस फाइल में लिखना है? हमने models.py फाइल में। क्लियर हो गया? ठीक है, हम आगे जाके आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये देखो। ठीक है, अभी सारा सिखाऊंगा, अभी धीरे धीरे चलेंगे। नेम वेरिएबल लिया है, प्रोडक्ट इमेज वेरिएबल लिया है, प्राइस लिया और क्या लिया है? डिस्क्रिप्शन। तो मैं कुछ ऐसी कमांड सिखाऊंगा जो अपने आप बिना इसको लिखे
डेटाबेस में जाके इसी का टेबल बना देगी और अपने आप इसके कॉलम्स बना देगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जो हमने याद है लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन सीखा था और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आना, वो इसी वजह से। तो हम अपने मॉडल्स के थ्रू क्या, हमारी मॉडल फाइल क्या रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल लैंग्वेज में? हमारा डेटाबेस। क्लियर हो गया? सिंपल लैंग्वेज में तो जो भी डेटाबेस की कोडिंग होनी है वो हमने कहां पे करनी है? मॉडल के अंदर मैप करना है कि ये हमारा डेटाबेस बनना है। क्लियर है मॉडल्स का कंसेप्ट? ओके, अब आ जाओ वापस। सेकंड आप लोग यहां पे देखोगे हमें एक फाइल मिली है, किस नाम से? ठीक है, सो views.py जो फाइल है हमारे पास, इसके अंदर हम अपने बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो फॉर्मूले आप लगाना चाहते हैं। ठीक है जी, अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट सर्च करना है तो प्रोडक्ट सर्च करने का फॉर्मूला हम किस में लिखेंगे? views.py। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है तो उसका फॉर्मूला हम कहां पे लिखेंगे? views.py। अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करना है, फॉर्मूला कहां लिखेंगे? views। कोई भी फॉर्मूला लिखना है अब हमने, कोई भी लॉजिक लगाना है तो वो कहां पे लगाना है? views.py फाइल के अंदर। क्लियर हो गया? दोनों फाइल्स क्लियर हो गई? तो सेपरेट कर दिया ना फ्रेमवर्क ने। फ्रेमवर्क ने आपको पहले बता दिया कौन सा काम कहां पे करना है। ठीक है, अगर फ्रेमवर्क ना हो तो हर चीज हम फिर अपने अकॉर्डिंगली करेंगे, जहां पे हमें दिल करेगा हम वहां पे अपना काम कर लेंगे और सबके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। अब एज्यूम करो यहाँ पे 30 लोग बैठे हैं, अब 30 स्टूडेंट्स को पता है कि हमेशा लॉजिक किस फाइल में लिखा जाएगा। तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर कोई पुराना एम्प्लॉय छोड़ के भी चला गया तो आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कहां पे जाके लॉजिक देखना है? views.py फाइल में। क्लियर होगी बात? आपको डेटाबेस के साथ डील करना है तो आपको पता है किस फाइल में जाना है मुझे। तो ये बेनिफिट है फ्रेमवर्क्स का। आ रही है बात समझ में? वो आपके लिए पहले ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि हर काम इस तरीके से करना है। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये देखो एग्जांपल ली हुई है, इस तरह से हमारे फॉर्मूले बनने हैं। ठीक है, तो ये मॉडल्स एंड व्यू। अभी तक मैंने टेम्पलेट की बात नहीं की, सो अभी हम मॉडल्स एंड सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? व्यूज की। फिर एक फाइल हमें दी है, चाहे आप ना देखो, apps.py। देख रहे हो? ये थर्ड फाइल हमारे काम की है, बट हमने इसको कभी यूज नहीं करना है। एक्चुअली में कंप्यूटर अपने आप यूज करेगा। इसमें आपकी ऐप का नाम रजिस्टर है, तो मैंने अपनी ऐप को नाम क्या दिया था? डेमो ऐप। तो Django अपने आप क्लास का नाम क्या रख देता है? जो भी आपने अपनी ऐप को नाम दिया था साथ में कॉन्फ़िग। ठीक है, इसको आपने कभी चेंज नहीं करना है, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं यहाँ पे चेंज करने। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, तो अब हमारी एक ऐप बन चुकी है, चलो चला के देखते हैं। ठीक है, मैं व्यूज में जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। मैं व्यूज में जा रहा हूं और यहां पे मैं एक व्यू बना रहा हूं। तो व्यू हमने फंक्शन फॉर्म में बनाने हैं। एक फंक्शन मतलब एक काम। ठीक है, राइट। सो मैं यहां पे व्यू को नाम दे रहा हूं होम। क्या नाम दे रहा हूं? फंक्शन बनाया किस नाम से? होम। इसका जो पैरामीटर है हमेशा लिखना है रिक्वेस्ट। क्या लिखना है? रिक्वेस्ट। यहां पे रिप्रेजेंट करता है कस्टमर को, कस्टमर ने ब्राउजर में क्या टाइप किया। तो जो भी कस्टमर मांग रहा है, जो भी कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है, वो एक रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में क्या होगा? स्टोर होगा। आप कोई भी नाम दे दीजिए, बट गाइडलाइन ये कहती है कि क्या नाम दीजिए? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट ही रखेंगे हम लोग भी। ठीक है, राइट। क्लियर है यहां तक? ओके, सो मैं यहां पे जाके लिख रहा हूं रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। लेट्स सपोज सिंपल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वेलकम टू आवर वेबसाइट। क्लियर? सिंपल इतना लिखा है, वेलकम टू आवर, कि रिटर्न करो जो भी हमारा रिस्पॉन्स है कस्टमर को। अगर कस्टमर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो हम उसकी वेबसाइट पे क्या लिख देंगे? वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो वो रिस्पॉन्स देने के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? HTTP रिस्पॉन्स। बट बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूं, manage.run server। ठीक है, किया हमने। ठीक है, ओके। अब बड़े ध्यान से देखो, जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो इधर कुछ नहीं हो रहा, बट यहां पे क्या आ रहा है? वार्निंग आ रहा है, कर्सर। वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि हमने यहां पे, बड़े ध्यान से देखना, पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी यूज करें, सिखाया हुआ है। तो हमें पहले क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? HTTP रिस्पॉन्स। और ये किस ऐप के अंदर है? फ्रॉम Django.http। सो हम लोग यहां पे चल रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा तुम्हें, और रट्टा नहीं लगाना प्लीज इसको। फ्रॉम Django.http import HTTP response class।
चला गया एरर, चला गया एरर, ठीक है, ओके। चलो नीचे सर्वर चल रहा है, देखते हैं कुछ मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा। सो मैं इसको रन करता हूं, कुछ नहीं हुआ, सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई बता सकता है क्यों? सर्वर तो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर चल, हमने फंक्शन बना लिया। कॉल कहाँ पे किया? क्या सीखा था हमने? फंक्शन बनाने के बाद क्या करना है? कॉल। अब कब होता है? अब कॉल कैसे होगा? इसमें कॉल का मतलब है कि मैं इस यूआरएल को टाइप कर रहा हूं। लेट्स मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये टाइप करूं, ये वाला अगर यूआरएल टाइप करूं, तो कंप्यूटर किस फंक्शन को कॉल करे? होम। कौन से वाले को? होम वाले फंक्शन को कॉल करे, ठीक है जी, राइट। सो अब हमने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, हमने पहले ये यूआरएल रजिस्टर करना है। ये यूआरएल क्या करना है? याद है ना लास्ट टाइम जब मैंने ऐप बताया था प्रोजेक्ट के बारे में, तो urls.py फाइल सिखाई थी। क्या कहा था मैंने उस फाइल के बारे में? पहले उस पाथ को कंप्यूटर को क्या करना है? रजिस्टर। तो रजिस्टर करूंगा तभी बताऊंगा ना कि अगर ये पाथ आए तो ये वाला फंक्शन कॉल करना। अरे बात समझ में? ठीक है। अब रजिस्टर कैसे करना है उस पे आते हैं। सो सामने देखो, ये देखो, पहले जाओ इस फाइल में, ठीक है, और अपने ऐप के लिए याद है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट में जाओ तो हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल थी? urls.py। अगर इस फाइल में आओगे तो एक ही यूआरएल अभी दिया गया जिसे अभी हमने यूज नहीं किया, ठीक है, हम आगे जाके यूज कर सकते हैं। देखो इस यूआरएल का क्या नाम है? एडमिन। सो अगर आप लोग यहां पे जाओगे बॉस, एक सेकेंड, अच्छा मैंने अभी तक माइग्रेट नहीं किया, अभी नहीं चलेगा, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि अभी मैंने माइग्रेट नहीं किया, बट वापस आते हैं इस पे। सो ये एक हमारे पास यूआरएल रजिस्टर्ड है, ठीक है, दैट मीन हमें अपने यूआरएल यहीं पे रजिस्टर करने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक टाइम के लिए इमेजिन करो तुम्हारे एक प्रोजेक्ट के अंदर 5 ऐप्स है, 5 ऐप्स है, हर ऐप के अंदर ऑन एन एवरेज 5 यूआरएल है। लेट्स सपोज, तो टोटल कितने यूआरएल्स हो गए? ऑन एन एवरेज 25 यूआरएल। तो 25 यूआरएल मुझे इस फाइल में क्या करने हैं? मैनेज करने हैं, जो हमारे लिए मैनेज करने डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो ज़ेंगो कहता है बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपनी ऐप के अंदर भी क्या बनाओ? यूआरएल फाइल बनाओ, उसके अंदर सिर्फ उसी ऐप के क्या रखो? यूआरएल्स, ठीक है। सामने देखना, सो मैं अपनी ऐप में जा रहा हूं, ध्यान से देखना, डेमो ऐप है मेरी, फोल्डर को क्लिक कर रहा हूं, फाइल पे जा रहा हूं, और फाइल्स पे जाके क्या लिख रहा हूं? urls.py। तो मैंने एक नई ब्लैंक किस नाम से फाइल बनाई है? urls.py। आ रही बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, इधर आओ। अब हम चलते हैं, ये सिर्फ एक टाइम का एफर्ट है, याद रखना, उसके बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैं प्रोजेक्ट वाली urls.py फाइल को कॉपी कर रहा हूं और अपनी ऐप वाली में लेके आ रहा हूं, क्योंकि कोड सेम रहने हैं, ठीक है। ये जो कमेंट्स कमेंट्स हैं ये सब मैं यहां से क्या कर रहा हूं? क्लियर है? राइट। अब यहां पे हम आ गए, ठीक है, यहां पे हमने यूआरएल रखा है। तो सामने देखो मैंने यूआरएल क्या रखा है। सबसे पहले पाथ में देखो मैंने यूआरएल क्या रखा है? स्लैश बैकस्लैश मतलब खाली, क्योंकि ध्यान से देखो ना, मैं चाहता था कि जब मैं यहां पे जाके एंटर प्रेस करूं तो मेरी वेबसाइट खुले, तो मैंने इसलिए उसको पाथ को क्या रखा है? ब्लैंक। अगर मैं चाहता कि स्लैश होम लिख के मेरा फंक्शन कॉल हो, तो फिर मुझे कौन सा पाथ रजिस्टर करना है? आ रही है बात समझ में? तो फिर जब मैं स्लैश होम डालूंगा तो फिर कौन सा पेज खुलेगा? होम पेज खुलेगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं अभी क्या रजिस्टर कर रहा हूं? ब्लैंक। तो जब मैं ब्लैंक रजिस्टर कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं? जब भी ब्लैंक पाथ मिले ब्राउजर को, तो वो व्यूज फाइल के अंदर जाए और कौन सा फंक्शन कॉल करे? आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। कॉपी करके हर पाथ को कोई ना कोई आप एक यूजर डिफाइंड नाम दे दीजिए अपनी मर्जी से, वो अभी यूज नहीं होगा, बट आपने आदत डालनी है कि हर यूआरएल को क्या देना है? एक नाम। कई बार आप देखते हो ना ब्राउजर के ऊपर यूआरएल बहुत बड़ा होता है, ठीक है जी, तो इतना बड़ा यूआरएल हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर पाएंगे आगे जाके, तो हम उसे एक छोटा सा नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया है, अभी तो है बेचारा बहुत छोटा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने होम नाम दे दिया है, ठीक है। बट अभी भी देखो मेरे पास एरर आ रहा है, किसके नीचे? क्योंकि हम होम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वो फंक्शन किस फाइल के अंदर है? व्यूज के अंदर, ठीक है।
तो आपको क्या सिखाया गया है, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट, कौन सी फाइल इंपोर्ट करूंगा मैं, आ रही है बात समझ में? डॉट क्यों लिखा है, डॉट का मतलब है सेम फोल्डर में है, बाहर ना जाए, आ रही है बात समझ में, सेम फोल्डर में है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट, तो इसके अंदर जाके हमारा व्यूज नाम की फाइल इंपोर्ट करो, चला गया एरर, ओके। अभी भी देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, नहीं चला, कोई बता सकता है क्यों नहीं चला? सिर्फ वन टाइम एफर्ट है, मैं इसलिए जानबूझ के एरर्स दिखा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए पहले, अगली बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई बता सकता है क्यों नहीं चला? ओके, सामने देखो, जब आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो ब्राउजर से, वो उसका यूआरएल देखता है, और उसका यूआरएल देखने के लिए वो कहां जाता है, प्रोजेक्ट के यूआरएल में। किसमें जाता है? क्या प्रोजेक्ट के यूआरएल में हमारी यूआरएल है? नहीं। तो सामने देखो, पाथ पाथ ब्लैंक, ठीक है जी, राइट, कॉमा इंक्लूड, क्या नाम है हमारी ऐप का? आई बात समझ में? हाँ, करते हैं अभी प्रॉब्लम समझ में आया? क्या था प्रॉब्लम, कि जब हमारी ऐप में आए तो पहले वो पाथ देखे कि पाथ क्या है, फिर उस ऐप के अंदर चला जाएगा, फिर उसके पाथ चेक करेगा वहां पे क्या मैच कर रहे हैं, ठीक है। सामने देखो, ठीक है, इंक्लूड हमें इंपोर्ट करना है, वो पाथ के साथ ही है, तो आप यहां पे उसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। सो बहुत स्लो कर रहा हूं, ठीक है, कंसेप्ट के पीछे एक रीजन है, एंटर करते हैं, साइट कैन नॉट बी डिस्प्लेड, नीचे चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, चलो दोबारा रन करते हैं। सो हम यहां चल रहे हैं, एंड आई एम सेइंग स्लैश, आ रहा है, क्लियर, क्लियर है। अब कंसेप्ट समझते हैं, फ्लो समझना, क्योंकि फ्लो सिर्फ एक ही बार समझना है, हर फाइल सिर्फ एक बार बननी है, ठीक है। सो पहली बार मुश्किल है, हमने ये रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कहां पे गई, प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल में, उसने पाथ मैच किया, कौन सा पाथ था, पहला, उसे मैंने कहां रीडायरेक्ट कर दिया, मेरी ऐप के अंदर, कौन सी फाइल के अंदर, यूआरएल। अब उसके अंदर अगर 10 यूआरएल है तो वो सबके साथ मैच करेगा, तो पहले वाला मैच हो जाएगा ब्लैंक, और वो किसको कॉल कर देगा, होम को, और ये बात समझ। सो वो व्यूज में जाएगा, ठीक है जी, राइट, और किस फंक्शन को कॉल करेगा, होम को, और होम को हमने कहां रीडायरेक्ट कर दिया, अभी हमने सिंपल सिखाया, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स चीज सिखाई नहीं। कॉम्प्लेक्स मतलब अब हमारा पेज में सिर्फ वेलकम टू थोड़ा आएगा, इमेज भी आएगी, ऑडियो भी आएगी, पिक्चर्स भी आएगी, तो आगे जाके हमने क्या करना है, हमने HTML फाइल बनानी है और उधर रीडायरेक्ट करना है, तो वो HTML फाइल ओपन होगी, आ रही है बात समझ में, दूसरे पेज का लिंक, हाँ, जो भी लिखना है हमने, क्लियर हो गया, ठीक है। सो अभी आपने क्या समझना है इस कंसेप्ट के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले, अब इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि आज मैं इससे आगे नहीं चलूंगा, तो सबसे पहले जब आपका प्रोजेक्ट बन गया तो आपने क्या बनाना है, दिमाग खोल के, क्योंकि ज़ेंगो के सिर्फ पहले 3 लेक्चर मुश्किल होते हैं, उसके बाद बहुत आसान है, क्योंकि सारे काम अपने आप होते रहने हैं। तो अगर आप पहले 3 लेक्चर में हार मान के, तो मतलब आप ज़ेंगो आगे नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर पहले 3 लेक्चर अच्छी तरह से सीख ले तो ज़ेंगो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जो आपको लगता है प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट, आगे जाके बहुत ईजी कर दिया इन्होंने, ठीक है। सो बड़े ध्यान से समझना, पहला स्टेप क्या है, प्रोजेक्ट बनाना है, दूसरा स्टेप क्या है, ऐप बनानी है, ठीक है जी, प्रोजेक्ट बनाया, फिर क्या बनानी है, ऐप। जितनी ऐप्स बना सकते हो आप बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी, राइट। ऐप बना ली, उसके बाद क्या करना है, ऐप के अंदर कौन सी फाइल बनानी है, urls.py फाइल बनानी है, ठीक है जी, राइट। उस url.py फाइल का पाथ कहां पे देना है, प्रोजेक्ट की urls.py फाइल, क्लियर होगी बात, क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो भी बिजनेस लॉजिक, अभी हम डेटाबेस नहीं सीखेंगे 2-3 लेक्चर में, अभी जो भी हमने अपना बिजनेस लॉजिक लगाना है वो किस फाइल में जाके लगाना है, views.py, कौन सी फाइल में लगाना है, views.py फाइल, ठीक है। और उसके अंदर आपने अपना क्या लिखने हैं, फंक्शन लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, अगर मैं यहां चाहूं, ओके,
सो लेट्स मूव हियर ऐप की urls.py, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जाके क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, होम, ठीक है। सामने देखना आप, चलो इधर चलते हैं, रन करते हैं। क्या एरर आया, पेज नॉट फाउंड। मेरे ध्यान से देखो ना, अपना फोकस करो, होगा क्या, लॉजिक अगर आता है फ्लो का तो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने कस्टमर ये टाइप किया या किसी लिंक पे क्लिक किया, वो उसी वक्त कहां जाएगा, प्रोजेक्ट की यूआरएल में। कहां पे जाएगा, प्रोजेक्ट की यूआरएल में। प्रोजेक्ट की यूआरएल में गया, उसे ये वाला पाथ मिल गया ब्लैंक, ठीक है जी। उसे पता चला कि जब भी ब्लैंक मिलेगा मुझे किस ऐप में चले जाना है, डेमो ऐप। आ रही बात समझ में। अब वो चला गया जी डेमो ऐप में। सो डेमो ऐप के अंदर वो किस फाइल में गया, urls.py। अब urls.py में उसने ढूंढना शुरू किया, कहां पे ब्लैंक है, मिला कहीं पे ब्लैंक। आ रही बात समझ में। तो उसने क्या कहा, पेज नॉट फाउंड। क्लियर हो गया, ठीक है, राइट। सो ये एक कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। सो ये आपका बेस कंसेप्ट है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे जाके लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर, क्लियर, ठीक है, राइट। क्योंकि अब हमारा यूआरएल किसके साथ मैच हो गया, होम के साथ मैच हो गया। डन, ठीक है। एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं, इसी को आज समझेंगे बार बार, ठीक है। DEF, ठीक है जी, लेट्स सपोज कोर्स डिटेल। सो एक व्यू मैं किस नाम से बना रहा हूं, और यहाँ पे अभी मैं सिंपल HTTP रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, कोई HTML फाइल नहीं बना रहा हूँ। सो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। सो हम लिखते हैं वी प्रोवाइड, लेट्स सपोज वी प्रोवाइड Django ट्रेनिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर है। सो हमने व्यू बना दिया, ठीक है। अब इस व्यू का हमें क्या रजिस्टर करना है, यूआरएल। तो आप डिसाइड करते हो कि इसका यूआरएल क्या होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने यहां पे क्या लिया, यूआरएल कोर्स, ठीक है। कोर्स डिटेल कुछ भी लेना चाहते हो तुमने, ये लेना है, ठीक है। जब भी ये यूआरएल में आए तो कंप्यूटर किस व्यू को कॉल करे, कोर्स डिटेल। आ रही बात समझ में। और इसको कोई भी नाम जो तुम देना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी। कोर्स इन्फो कोई भी नाम देना चाहते हो। इस नाम को भी हम अपने प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर रहे, बट हमें रखना है इसे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ओके। अब हम चलते हैं ब्राउजर में। क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। सो जितने व्यूज एक तरह से उतने ही पेज, ठीक है। हर व्यू, हर एक फंक्शन एक काम कर रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें HTML नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हो। सामने देखो, लेट मी कम बैक टू व्यू एंड H1, क्या लिखा ये हुआ ना HTML सबने। by mistake. ओके, नहीं इसमें एक गलती शायद हमसे ये हुई है, हमने होम कर दिया था ना नाम, सॉरी नहीं, हमने होम कर दिया था, स्लैश नहीं रजिस्टर किया था ना, हमने चेंज किया था। अभी हमने स्लैश की जगह क्या लिख दिया था, होम, ठीक है, राइट। सो क्लियर हो रही बात, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सिंपल आउटपुट दिखा रहा हूँ। आज हम HTML पे और पाइथन पे फोकस नहीं कर रहे उस पर, ठीक है, डेटाबेस पे। पहले ही इतना सीखो कि यूआरएल्स बनाने हैं और क्या बनाने हैं, व्यूज बनाने हैं, और सिंपल आउटपुट क्या करनी है, हमने डिस्प्ले करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर जो भी हम डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक आप डाइजेस्ट कीजिए पहले। तो कोई एरर है तो आप मुझसे पूछिए, मैं ज्यादा